नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का विषय है भाषा, विभाषा, बोली। आप सभी के समक्ष परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपना अगला विषय लेकर। आज का विषय है भाषा और विभाषा। विभाषा अर्थात बोली। तो हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा, संस्कार, पालन पोषण, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है और एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन्न हो जाती है। इसलिए यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र बोली मानी जाएगी, अर्थात उसकी अपनी विशेषताएं होंगी जो दूसरे से भिन्न होंगी। किंतु एक व्यक्ति की भी भाषा सदा एक रूप नहीं होती। विभिन्न परिस्थितियों में उसकी भाषा विभिन्न रूप धारण कर लेती है। जैसे परिवार में बोलते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी का अपरिचित लोगों से मिलते समय नहीं करते हैं। जिस रूप में नौकर या दुकानदार से बातें करते हैं उसी रूप में मंत्री या राष्ट्रपति से नहीं करते। कार्यालय में बोलने का ढंग दूसरा होता है तो सार्वजनिक भाषण में दूसरा। आनंद के अवसरों की भाषा शोकोद्गार की भाषा से भिन्न होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की भाषा परिस्थिति भेद से भिन्न हो जाती है। फिर वाचिक भाषा और लिखित भाषा में भी भेद हो सकता है। कोई भी बोलते समय जैसी भाषा का प्रयोग करता है, लिखते समय वैसी ही भाषा का प्रयोग नहीं करता। लिखते समय उसकी भाषा कुछ कृत्रिम और गंभीर बन जाती है। कोई भी बोलते समय जैसी भाषा का प्रयोग करता है, लिखते समय वैसी ही भाषा का प्रयोग नहीं करता। प्रसाद जी ने जो भाषा लिखी है वैसी वे बोलते नहीं थे। लिखते समय भी विषयों के अनुसार भाषा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पत्र की भाषा निबंध की भाषा से भिन्न होती है। नाटक में भाषा का जो रूप रहता है वही शोध प्रबंध में नहीं रहता। शोध प्रबंध की भाषा बदल जाती है। इससे स्पष्ट है कि भाषा की भंगिमाओं की कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति विशेष की भी भाषा आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों से प्रेरित और नियंत्रित होकर अनंत रूप धारण कर सकती है। किंतु जहां भाषा में व्यक्तिगत दृष्टि से भेद की इतनी संभावनाएं वर्तमान हैं, वहीं सामाजिक दृष्टि से उसका नियंत्रण भी अपेक्षित है। अगर भेद पर कोई नियंत्रण ना रखा जाए तो भाषा का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात वह सामाजिक संप्रेषण की वस्तु ना होकर निरर्थक जलपन मात्र बनकर रह जाएगी। भाषा में व्यक्ति और समाज की क्रिया प्रतिक्रिया सदा चलती रहती है। व्यक्ति सदा स्वतंत्र का आग्रही होता है। वह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार सारे काम करना चाहता है, किंतु दूसरी ओर उसे समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बात हमारे प्रत्येक दैनिक व्यवहार में देखी जा सकती है। समाज में हम कोई भी वैसा काम नहीं करते जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय ना हो। मन में इच्छा उत्पन्न होने पर भी हम उस पर अंकुश लगा देते हैं। इसी को सामाजिक शिष्टाचार कहते हैं। सामाजिक शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाला अभद्र समझा जाता है और समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। सामाजिक दृष्टि से यह बहुत बड़ा दंड है। सामाजिकता की जो भावना खान पान, रहन सहन, बोलचाल, उठने बैठने, मिलने जुलने आदि में काम करती है वही भाषा में भी काम करती है। व्यक्ति भाषा में भी स्वाधीनता चाहता है, पर स्वाधीनता एक सीमा तक ही संभव है, जिसे पार कर जाने पर उसकी भाषा सामाजिक दृष्टि से निरुपयोगी बन जाती है। यदि कोई जो चाहे जैसा चाहे बोलना शुरू कर दे तो दूसरे उसे नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी बहुत व्यक्तिगत स्वाधीनता का अवकाश भाषा में सदा रहता है, पर उसकी भी मर्यादा है। जैसे मुझे पानी चाहिए के बदले कोई कहे कि मुझे जल चाहिए, तो पानी के बदले जल का प्रयोग करने की स्वाधीनता उसे है और उससे अर्थ में कोई अंतर नहीं उपस्थित होता। किंतु पानी के लिए किसी सर्वथा नए शब्द का प्रयोग कर वह अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे मुझे लावा चाहिए कहकर हम पानी नहीं पा सकते। हमें जलवाचक किसी वैसे शब्द का ही प्रयोग करना होगा जो समाज द्वारा स्वीकृत है। इसी तरह वाक्यों में शब्दों के स्थान परिवर्तन की भी थोड़ी बहुत छूट रहती है। जैसे यही होना भी चाहिए
कहें या होना भी यही चाहिए कहें, इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। पर इसे अधिक बदलना अर्थबोध में बाधा उपस्थित करेगा। व्यक्ति की दृष्टि से स्वाधीनता और सामाजिक दृष्टि से नियंत्रण, ये दो बातें मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप में वर्तमान रहती हैं और इन दोनों के घात प्रतिघात से ही समाज का विकास होता है। भाषा में इन दोनों प्रवृत्तियों को केंद्रापगामी और केंद्राभिगामी कह सकते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति केंद्रापगामी होती है और समाज की केंद्राभिगामी। व्यक्ति अपनी रुचि तथा शक्ति के अनुसार भाषा को अपने ढंग से व्यवहृत करना चाहता है, पर समाज उसकी रुचि और शक्ति को अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि भाषा का प्रयोग अंततः सामाजिक व्यवहार के लिए ही होता है। भाषा और बोली में अंतर। सबसे पहला है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित, अर्थात भाषा का व्यवहार अधिक दूर तक होता है और बोली का अपेक्षाकृत कम दूर तक। अतः एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां होती, किंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। दूसरा अंतर भाषा और बोली का यह है कि एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहें कि किसी भाषा की विभिन्न बोलियों में परस्पर बोधगम्यता रहती है, किंतु विभिन्न भाषाओं में नहीं। जैसे खड़ी बोली में जाता हूँ बोलने वाला ब्रज भाषा का जात हूँ अनायास ही समझ लेगा, किंतु अंग्रेजी का आई गो नहीं समझ सकता। इसलिए खड़ी बोली और ब्रज भाषा हिंदी की बोलियां हुई, पर हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाएं हैं। तीसरा अंतर, भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य, रचना आदि के लिए होता है, किंतु बोली का दैनिक व्यवहार के लिए। यह स्थिति स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य है, अन्यथा प्रतिभा के धनी कभी कभी बोलियों में भी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं उपस्थित कर देते हैं जो विस्मयजनक बन जाती हैं। जैसे मैथिली में रचे विद्यापति के पद या अवधी में रचित तुलसीदास का रामचरितमानस। ये दोनों रचनाएं बोलियों की होकर भी किसी साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा की रचनाओं के समकक्ष रखी जा सकती है। भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर नहीं है। बोली ही अनुकूल परिस्थितियां पाकर भाषा बन जाती है। भाषा किसी देश की राजधानी के शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों की बोली हुआ करती है। किसी देश के जीवन में राजधानी का महत्व स्वयं सिद्ध है। राजधानी शासन का ही केंद्र नहीं होती, बल्कि शिक्षा, न्याय, वाणिज्य, अभिजात्य और वैभव का भी केंद्र होती है। स्वभावतः वह समस्त देश के लिए अनुकरणीय बन जाती है। खान पान, रहन सहन में ही नहीं, भाषा में भी उसका अनुकरण होने लगता है। यह अनुकरण केवल अनुकरण भावना से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताओं से भी नियोजित होता है। राजधानी से हर तरह का संपर्क रखना होता है और वह संपर्क वहाँ की भाषा में ही सुगमता से संभव है। इसलिए राजधानी की भाषा दूर दूर तक फैल जाती है। ये बात कई बार सामने आई है कि भाषा की उत्पत्ति व्यक्ति में होती है, फिर भी भाषा केवल व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, उसका संबंध समुदाय या समाज से भी है। भाषिक समुदाय की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार से आरंभ कर गांव, जिला, प्रदेश, देश और राष्ट्र होते हुए हम उस महत्तम सामुदायिक इकाई तक पहुंचते हैं जिसे विश्व कहते हैं।